हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तीस वरकड़े एंड वेलकम टू द बायोलॉजी का अड्डा। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8। और ये जो चैप्टर 8 है ये बेसिकली आपके क्लास 12th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करो और उसमें देखो कि इसका नाम क्या है। तो आपको दिखाई देगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ इसके बारे में ये बेसिकली चैप्टर है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहली बात, आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप एक काम करो कि आपका जो एक कॉपी पेन है वो साथ में रख लो। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाऊँगा तो उसको आप क्या करना, नोट कर देना। और या फिर अगर वो नहीं रखना चाहते तो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको भी ओपन कर सकते हो, ताकि आपको उससे क्या रिटर्न कंटेंट जो रहेगा आपके सामने भी रहेगा, तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा एक चीज़ है कि आप जो प्लेलिस्ट है ना इसको सेव कर लो, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी अदर वीडियोस भी हैं, है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो वो आपको बार बार फाइंड आउट करने में ज़्यादा इशू नहीं आएगा, एक ही जगह पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएंगी तो आप उसका फ़ायदा बिल्कुल ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे इन पर्टिकुलर वीडियोस को देख के। ठीक, तो बहुत ही इत्मीनान से मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताते जाऊंगा, ताकि आपकी आगे भी जब आप कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप बैठिए। और अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है तो आप इसको 2x करके भी देख सकते हैं। हालांकि 2x तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बट आप 1.5x तक करके इसको देख सकते हैं, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो पहली बात तो देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ की, है ना, कि भाई हमारी जो बॉडी है वो कैसे हेल्दी है, क्या क्या कारण है। इसके अलावा डिसीज़ की भी बात कर लेंगे कि कौन कौन से डिसीज़ जो हैं वो हमको हो सकती हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। अगर आप हेल्थ बोलोगे तो हेल्थ आखिरकार क्या है, तो देखो यार, इसका मतलब अगर आप देखोगे तो उसका सिंपली मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बीइंग वेल। ठीक, मतलब आपकी जो बॉडी है बहुत ही अच्छी है, तंदुरुस्त है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। लेकिन इसके प्रॉपर डेफिनेशंस भी है जो कि बेसिकली WHO ने दिया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार देखो यहाँ पे, जो हमारी बॉडी का जो माइंड होता है ना, उसको हमें देखते हैं, है ना। हमारी बॉडी का जो माइंड रहता है वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके जो माइंड में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो आपका जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे किस किस को इन्फ्लुएंस करेगा ये कर सकता है आपके इम्यून सिस्टम को, इसको कर सकता है इम्यून सिस्टम। तो इसको क्या करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा। और इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगी। तो जो हमारा माइंड होता है ना, ये हमारा माइंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे न्यूरो, न्यूरो मतलब क्या हुआ आपका, न्यूरो मतलब है आपका न्यूरॉन, है ना। ये बेसिकली आपकी क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचाने में हेल्प करती है। वही एंडोक्राइन, एंडोक्राइन भी क्या करता है, बेसिकली मैसेजिंग का काम करता है ना। बट यहाँ पे ये क्या करेगा, ये बेसिकली यूज़ करेगा हॉर्मोन्स का। तो ये हॉर्मोन्स का यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब इन पर्टिकुलर तरीक़ों से, इन पर्टिकुलर सिस्टम की हेल्प से
हमारे इम्यून सिस्टम को भी मैसेज जाता है और वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और हमारी बॉडी कैसी रहती है, हेल्दी बनी हुई रहती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसी हेल्थ के बारे में, है ना, जैसे कि हेल्थ क्या है, कौन कौन से डिसीज़ेस होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें। देन उसके अलावा कुछ डिसीज़ जैसे कि एड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ है, ऑटो इम्यूनिटी है, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए, टॉपिक फर्स्ट। और इस टॉपिक का जो नेम है वो है बेसिकली क्या, हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हेल्थ एंड कॉमन, हेल्थ एंड कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, है ना। जैसे कि मैंने अभी हेल्थ के बारे में कुछ छोटे पॉइंट्स बताए, अब इसको थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे WHO ने क्या किया कि एक डेफिनेशन दिया। अब WHO का मतलब क्या है, WHO का मतलब आप सभी को पता होगा, क्योंकि जब से ये कोविड का सीज़न आया है तब इस संस्था ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने एक्चुअली हेल्थ की एक डेफिनेशन दी हुई है ना। तो इसके अगर अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एस्पेक्ट की बात हो रही है, एक है आपका फिजिकल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है सोशल वेलबींग। तो बेसिकली जब ये तीनों पैरामीटर्स आपके खरे उतरते हैं किसी भी पर्सन में, जब ये तीनों पैरामीटर प्रॉपर तरीके से बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं हेल्दी पर्सन। ठीक, अब यहाँ पे इस डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर है कि भाई हमको सिर्फ एक एक्सपेक्ट नहीं देखना कि अगर सपोज़ करो कि कोई पर्सन है कि भाई वो बहुत ही बढ़िया फिज़िकल फिट है ना, तो अगर वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली अगर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है ना। वो अनहेल्दी भी हो सकता है कि उसका मेंटल इशू जो है या फिर मेंटल प्रॉब्लम उसके ऊपर क्रिएट हो। ठीक, तो ये एक बात होती है कि सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट को नहीं देखा जाता, इसमें तीनों के तीनों एक्सपेक्ट देखे जाते हैं। अगर ये तीनों हैं तो उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है इस डेफिनेशन से। ओके, चलो, तो अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये जो हेल्थ है आखिरकार वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अफेक्ट लिखते हैं कि एक्चुअल में ये किससे अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, हेल्थ इज़ मेनली अफेक्टेड बाय, किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो निकल के आपके सामने आएगा, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है, किसी के जेनेटिक सही नहीं रहते तो उसको डिसीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपका इन्फेक्शन जो क्या कर सकता है, जो बेसिकली क्या करेंगे, हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो इन्फेक्शन जो रहेगा वो हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और जो तीसरी चीज़ आपको देखने में आएगी समझ में, वो है आपका क्या, लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे 3 पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं
जो क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्दी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो बेसिकली किसके थ्रू मिलता है, वो मिलता है पेरेंट के थ्रू। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनहेरिटेड या फिर इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो ये जो बीमारी है जेनेटिक डिसऑर्डर की या फिर जो अनहेल्दीनेस जो आएगा वो बेसिकली चाइल्ड को किससे मिलता है, पेरेंट से मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये बाय बर्थ क्या होते हैं बाय बर्थ, ये बेसिकली आएंगे और इससे के कारण जो डिफिशियंसी होगी उससे जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो क्या होकर करेगा, सफ़र करेगा। उसी तरीके से दूसरी बात हो सकती है इन्फेक्शन। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो भाई इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, इन्फेक्शन से भी तो उसकी जो हेल्थ है वो क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। तो बेसिकली इन्फेक्शन किससे होता है, पैथोजन से। ठीक है, तो पैथोजेनिक होते हैं, दैट मीन्स पैथोजन जो रहते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जो कि हेल्थ को अफेक्ट करती है वो है लाइफ स्टाइल। कि भाई लाइफ स्टाइल क्या है ना। जैसे कि लाइफ स्टाइल में जाएगा आपका कि फूड किस तरीके के वो ले रहा है ना। इसके अलावा वाटर कहीं गंदा तो नहीं पी रहा है, पता चला गंदा पानी पी रहा है और उसी में बीमार पड़ जाए। इसके अलावा उसके रेस्ट एंड एक्सरसाइज का क्या रेशो है। तो देखो होता क्या है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आलसी है ना, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है, एक्टिविटीज़ नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ओबीज जैसे बीमारी या फिर डिसीज़ का शिकार हो सकता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके कारण क्या हो सकता है, किसी भी को भी डिसीज़ हो सकता है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आखिरकार किसी को अगर बहुत ही बढ़िया हेल्थ चाहिए है ना, यानी कि गुड हेल्थ, तो उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय, आखिरकार ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं हमको डिस्कस करने हैं जो जिससे अच्छी हेल्थ जो है किसी को भी मिल सकती है। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है बैलेंस डाइट। तो अगर अच्छा खाना पीना होता है तो अब अच्छा खाने पीने का मतलब ये नहीं कि महंगा खाना खा रहे हैं। अच्छा खाना पीने का मतलब है कि जो आपकी डाइट है उसमें ना तो ज़्यादा तेल होना चाहिए और ना कम तेल होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। यानी कि ऑयल जो फैट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में आना चाहिए, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक अमाउंट में आना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम, जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट है ना। विटामिन्स आपकी बॉडी में प्रॉपर आने चाहिए। तो पहला जो आपका फैक्टर है वो है आपका बैलेंस डाइट। देन उसके बाद आएगा आपका, हम बोल सकते हैं पर्सनल हाइजीन है ना, साफ़ सफाई कैसे रखते हैं। तो साफ़ सफाई भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। और हम बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज का। रेगुलर एक्सरसाइज, तो भाई अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो ऑब्वियसली बॉडी जो रहेगी बिल्कुल फिट रहेगी आपके काम करने के लिए, और फिट रहेगी तो बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, आपके जो हेल्थ है उसको बना सकते हो। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है वो है आपका रेगुलर योगा प्रैक्टिस। अब यहाँ पे जैसे कि एक्सरसाइज की बात आ रही है तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बढ़ रही है, बट अगर आपको मेंटली फिट रहना है तो आपको योगा जैसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो करनी चाहिए। तो योगा से बेसिकली क्या हो सकता है, आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हेल्दी हो सकते हो है ना। तो मेंटल हेल्थ पे ये असर करता है ना। उसके अलावा आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अवेयरनेस। अभी यहाँ पे अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी बीमारी आती है, डिसीज़ आती है तो उसके बारे में आपको पता तो है एटलीस्ट
है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग तो क्या होता है कि उनके पास क्या नहीं रहता, वो अवेयर ही नहीं रहते, है ना। तो अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए डिसीज़ के लिए, कि कोई भी डिसीज़ है तो भाई वो कैसा फैलता है आपको कम से कम पता तो होना चाहिए, जब भी तो आप क्या कर पाओगे, इससे बच पाओगे। तो बचने के लिए ज़रूरी होता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है आपका वैक्सीनेशन। आपको सारे के सारे जो भी वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन किए गए हैं वो लगने चाहिए या फिर लगे होने चाहिए। देखो वैक्सीनेशन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, वो है इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, आपको लगे हुए होना चाहिए, ताकि आपको डिसीज़ ना हो, आपकी बॉडी जो रहे बेसिकली उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने की उसके अंदर क्षमता रहे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान देखते हैं या फिर ध्यान से रखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो सकती है, बहुत ही बढ़िया हो सकती है ना। चलो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसीज़ की, ठीक। इनके टाइप भी हम देखेंगे कि कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक। तो डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये डिसीज़ जो है वो होती क्या है। चलो अगर हम डिसीज़ की बात करें तो बेसिकली डिसीज़ हम किसको बोलेंगे, डिसीज़ मतलब हम नॉर्मल तरीके से समझे तो इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, है ना। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसको एक पॉइंट में बोला जाए तो इसको हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ माइंड और बॉडी। तो बॉडी में किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर आता है या आपके माइंड में किसी टाइप का डिसऑर्डर आता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसीज़ बोल सकते हैं। बट ये आता क्यों है, आखिरकार ये डिसऑर्डर कब आएगा, ये डिसऑर्डर तब आएगा जब आपका कोई ऑर्गन जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जब आपका ऑर्गन सिस्टम या फिर कोई ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तब क्या होगा, माइंड और बॉडी जो रहेगी वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स डिसऑर्डर हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिसीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिसीज़ का मतलब यहाँ पे हुआ। बट अब अगर मैं बात करता हूँ इसके टाइप की, तो कितना टाइप का हो सकता है या फिर क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डिसीज़ को, तो ह्यूमन डिसीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। एक को बोल सकते हैं हम कॉन्जेनिटल और दूसरे को बोल सकते हैं एक्वायर्ड। तो एक होगा हमारा कॉन्जेनिटल और दूसरा हो सकता है एक्वायर्ड। अगर मैं कॉन्जेनिटल की बात करूँ तो उसका मतलब क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होते हैं उसको हम कॉन्जेनिटल बोलते हैं, जो हमको या फिर इंडिविजुअल पर्सन को कहाँ मिलेगी, बाय बर्थ। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट बाय बर्थ, बचपन से ही है उसको। अब बहुत सारी डिसीज़ जो होती हैं वो बचपन से ही होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, है ना। तो जो डाउन सिंड्रोम है वो बेसिकली एक जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड का, तो एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, एक तरीके से एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, है ना। तो कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो जन्म से तो नहीं होती लेकिन टाइम के साथ उसको होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, ऐसी डिसीज़ को क्या बोल सकते हैं, डेवलप आफ्टर बर्थ। भाई जन्म लेने के बाद ही उसके पास ऐसी डिसीज़ आएंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन का टाइप हो सकता है ये,
तो एक तरीके क्या होती है, इन्फेक्शन होती है। ठीक, तो ये इन्फेक्शन लिखा है ना। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एड्स। तो एड्स बेसिकली वायरस के कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV, जिसके कारण ये हो सकता है। ठीक, तो ये दो टाइप का है, एक है एक्वायर्ड और दूसरा है कॉन्जेनिटल। ठीक, तो इसका दोनों का हमने एग्जांपल देख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्वायर्ड है इसको भी हम क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर मैं एक्वायर्ड डिसीज़ की बात करूं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा कम्युनिकेबल और जो दूसरा होगा वो होगा नॉन कम्युनिकेबल। आई थिंक ये आपको मार्कर सही से दिख रहा होगा। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, नाम से ही समझ में आ रहा है। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल का मतलब है कि बेसिकली कम्युनिकेट हो जाए। जो कम्युनिकेट मतलब भाई नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो भाई एक इंडिविजुअल है ये, ठीक, और ये है दूसरा इंडिविजुअल, तो एक से दूसरे को कम्युनिकेट हो जाए, मतलब फैल जाए। तो बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। अब अगर एग्जांपल इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बेसिकली इन्फेक्शन ही बोल सकते हैं। तो इसको हम इन्फेक्शियस कहेंगे। तो इन्फेक्शियस हो सकती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है क्योंकि है। वही अगर हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ नॉन, मतलब जो फैलेगी नहीं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो रही, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू ये क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है ना। तो इसको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप में हम इसको डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको बहुत ही सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला इन्फेक्शियस डिसीज़ का अगर मैं बताऊँ एग्जाम्पल, तो वो होगा आपका बैक्टीरियल डिसीज़। तो जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है ना, वो कैसी होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, फैल सकती हैं यार। तो कैसे नहीं फैलती, कितनी सारी डिसीजेस हैं जो क्या करती हैं, फैल जाती हैं, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। तो पहला एग्जांपल आप याद रखो, टाइफॉइड, फैल जाता है टाइफॉइड। अगला है निमोनिया, तो जो निमोनिया है वो भी फैलता है। निमोनिया के बाद आप याद रखो डिप्थीरिया, तो ये कुछ डिसीजेस हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो है आपका वायरल डिसीज़, ये भी फैलती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं ये भी। तो इसमें अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आप लिख सकते हो कॉमन, बहुत ही ज़्यादा होता है ये कॉमन कोल्ड, नॉर्मल पर्सन को हो जाता है और फैलता भी है। अगला है पोलियो, तो ये कुछ वायरल डिसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा आपको आसपास दिख जाएंगी। देन इसके अलावा होता है आपका प्रोटोजोन डिसीज़। प्रोटोजोन डिसीज़ में हम एग्जांपल देखेंगे, वो है आपका क्या, मलेरिया। ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ के थ्रू जो होती हैं उसको हम प्रोटोजोन डिसीज़ बोलते हैं। तो मलेरिया है। मलेरिया के अलावा एक और है जो अमीबा से होता है। अमीबा से क्या होगा, अमीबियोसिस। तो ये डिसीज़ जो है वो बेसिकली अमीबा के कारण हो जाती है ना। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, और भी हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो हम और भी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करने लग जाएंगे, तो और भी जो डिसीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक और यहाँ पर डिसीज़ आपको बता देता हूँ, है ना, वो है आपका क्या, हेलमिंथिक डिसीज़।
तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लो, जैसे कि एस्केरियासिस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हेलमिंथेटिक डिसीज़ होता है, ठीक। वही अगर हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल का, तो भाई नॉन कम्युनिकेबल का मतलब तो ये हुआ कि जो फैलती नहीं है, बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर किसी वेक्टर के थ्रू नहीं फैल रही है। जैसे कि इसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो आपको सबसे पहले समझ में आएगा क्या, डिफिशियंसी वाले डिसीजेस। किसी की कमी से कोई चीज़ होती है, कोई डिसीज़ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज़। अब डिफिशियंसी में जैसे कि एक एग्जांपल आप याद रखिए, बेरी बेरी। तो बेसिकली ये जो डिसीज़ होता है बेरी बेरी, ये डिफिशियंसी कारण होता है। तो किसकी डिफिशियंसी कारण होगा ये होगा आपका विटामिन बी की डिफिशियंसी के कारण, ठीक है। तो विटामिन बी 1 बेसिकली है ना, विटामिन बी 1 को हम बोलते हैं थायमिन। तो इसकी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई किसी को बेरी बेरी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे को भी बेरी बेरी हो जाएगी उसके साथ रहने से, है ना। इसी तरीके से एक और होता है आपका क्या, डी जनरेटिव डिसीज़, है ना। जैसे डी जनरेटिव में हम एग्जांपल ले सकते हैं हार्ट डिसीज़ का। तो हार्ट डिसीज़ जो होती हैं वो बेसिकली डी जनरेटिव होती है, मतलब टाइम के साथ ख़राब होती है ना, उस टाइप की। तो ये डिसीज़ जो होती है बेसिकली क्या होगा, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का एग्जांपल होगा। इसके अलावा एलर्जी जो है वो भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना। एग्जांपल एलर्जी का क्या, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वो है आपका कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट। कैंसर जो है वो उसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो कैंसर जो होता है ना, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। एक को हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दूसरों को होता जाएगा। इसी तरीके से कुछ लाइफ स्टाइल की भी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, है ना, यानी कि मोटापा। उसमें भी क्या होता है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो ये कुछ डिसीज़ के एग्जाम्पल थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देखिए और चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।